राजा प्रताप ने जैसे ही यमुना का नाम लिया, राजकुमार नवीन, अनुश्री और वो लड़की तीनों ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। राजा प्रताप ने उस लड़की का पूरा चेहरा देखा और उन्हें एहसास हुआ कि ये यमुना नहीं, कोई और है। उन्होंने उस लड़की से कहा, ओह माफ कीजिएगा, आपकी शक्ल हमारी एक पुरानी दोस्त से मिलती है। वैसे आप? जी मेरा नाम नीलम है, नीलम चंद्रवंशी। नीलम ने हकलाते हुए अपना नाम बताया और उसके माथे पर पसीना आने लगा। राजा प्रताप ने नीलम को गौर से देखा और फिर कहा, एक मिनट, हमने आपको पहले कहीं देखा है। जी मैं आपके स्कूल में एक टीचर हूँ। ओह हाँ, अब याद आया। वैसे मिस नीलम, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारे बेटे की वजह से आज। नहीं प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। राजकुमार की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने सब कुछ सच सच पुलिस को भी बता दिया है। उल्टा मुझे आप लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से राज परिवार के लोगों को यहाँ अस्पताल आना पड़ा। अरे नीलम जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम राज परिवार के लोग हैं तो क्या हुआ? आप हमारे गाड़ी के सामने आ गई। अस्पताल ले जाना हमारा फर्ज था। हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? बताइए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। ये सुनकर नीलम अफरा तफरी में बिस्तर से उठी। साइड की टेबल पर उसका पर्स और नोटबुक्स रखे हुए थे। उसने हड़बड़ाते हुए उन्हें उठाया और कहा, नहीं आपका बहुत शुक्रिया। वैसे ही मेरी वजह से आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट हुआ है। मैं और आप लोगों से मदद नहीं ले सकती। अरे रात हो चुकी है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम आपको छोड़ देते हैं। अरे नहीं, मुझे अकेले आने जाने की आदत है, बहुत शुक्रिया। ये कहकर नीलम तेज कदमों से वहां से जाने लगी। राजा प्रताप ने फिर पीछे से आवाज लगाई, लेकिन सुनिए तो। नीलम बिना पीछे मुड़े चुपचाप वहां से निकल गई। वार्ड से बाहर निकलकर नीलम पेमेंट काउंटर पर गई। जब उसने बिल के लिए पूछा तो उसे पता चला कि राज परिवार ने ऑलरेडी उसका हॉस्पिटल बिल भर दिया है। अपनी आंखें नीची कर वो चुपचाप अपने घर के लिए रवाना हो गई। कुछ देर बाद राजा प्रताप और नवीन महल पहुंचे। दरवाजे के बाहर रानी मधुलिका इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उनकी एक नौकर कुछ दूर पर खड़ी हुई थी। नवीन और राजा प्रताप जैसे ही वहां पहुंचे, मधुलिका तुरंत नवीन की तरफ दौड़ी और कहा, बेटा आप ठीक तो हैं? क्या हो गया था? आप हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? माँ, वो आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। गलती से एक लड़की इनकी गाड़ी के सामने आ गई थी, बस उसे ही लेकर हॉस्पिटल गए थे, ये और अनुश्री। अनुश्री? माँ, वो मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पर ही मिल गई थी। ये सुनते ही मधुलिका की भौहें सिकुड़ गईं और वो मन ही मन सोचने लगी, आज से पहले मेरे बेटे ने कभी मुझसे झूठ नहीं कहा, पर आज एक लड़की के लिए। एक्सीडेंट स्पॉट मतलब आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ क्या? सारे सवाल यहीं कर लेंगी या बेटे को लेकर अंदर भी जाएंगी? ओह हाँ सॉरी, चलिए। मधुलिका के इतना कहने पर सारे लोग महल के अंदर चले गए। नीलम अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में एक किताब खुली हुई थी, पर उसका ध्यान कहीं और था और वो कुछ सोच रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जितना मैं महाराज से दूर रहना चाहती हूँ, उतना ही वो मेरे सामने आ जाते हैं। एक तो वैसे ही मेरे ऊपर उनका पाप चढ़ा हुआ है और अब उनका एहसान भी मेरे सर चढ़ गया। नीलम अपनी सोच में गुम थी कि अचानक उसे दरवाजे की खटखट सुनाई दी। फिर उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो जैसे ही बाहर निकली तो देखा कि दरवाजे पर रघुनाथ खड़ा हुआ था। रात को रानी मधुलिका अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका एक हाथ उनके माथे पर था और आंखें बंद। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने नजर उठा के देखा तो वहां राजकुमार नवीन खड़े थे। माँ, आपने बुलवाया हमें? हाँ, यहाँ आइए। नवीन जाकर बिस्तर पर बैठ गया। आपकी तबीयत तो ठीक है? चेहरा सूखा हुआ है आपका। जब अपने इकलौते बेटे के हॉस्पिटल में होने की खबर आए तो माँ का चेहरा सूख ही जाता है। माँ, हमने बता तो दिया है आपको सब कुछ। हाँ ठीक है। असल में मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। वो अनुश्री। माँ, हमने बताया तो, वो स्पॉट पर मिल गई थी हमें। मधुलिका ने नवीन को घूरते हुए पूछा, सच कह रहे हैं? नवीन बहुत अच्छे से जानता था
क्योंकि उसकी माँ को झूठ से सख्त नफरत है। पर इस समय वो अपनी माँ को अनुश्री के बारे में नहीं बता सकता था। असल में बताने लायक कुछ था भी नहीं। वो खुद नहीं जानता था कि अभी उसके और अनुश्री के रिश्ते का नाम क्या है। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ माँ, हम सच कह रहे हैं। नवीन, आप जानते हैं ना कि हमारा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है और हम आपको खुद से दूर नहीं देख सकते। नवीन ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और कहा, हाँ माँ, हम जानते हैं और हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अब आप सो जाइए, रात हो चुकी है। ये कहकर नवीन वहां से चला गया और मधुलिका तमतमाते हुए चेहरे से उसे जाते हुए देखने लगी। नीलम ने देखा कि रघुनाथ के सामने मंगल दरवाजा खोले खड़ा हुआ था। रघुनाथ को देखते ही नीलम की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जानती हो इन्हें? पिताजी, वो मैं कुंवर मानिक के साथ कभी कभार स्कूल जाता रहता हूँ, तो एक दो बार नीलम जी से मुलाकात हुई है ना नीलम जी? ये कहकर रघुनाथ ने नीलम की तरफ अपनी नजरें गड़ाई और नीलम ने हाँ में सिर हिलाया। नीलम, तुम अंदर जाओ। नीलम उनकी बातें सुनना चाहती थी, पर वो मंगल की बात नहीं टाल सकती थी। वो चुपचाप अंदर चली गई। रघुनाथ और मंगल आमने सामने बैठकर एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी कांति उनके लिए चाय बनाकर लाई और वहीं बैठ गई। मंगल ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, इतनी रात को हमारे घर आने की वजह जान सकता हूँ? मुझे कुंवर मानिक ने भेजा है। वो कौन है? महाराज प्रताप के चचेरे भाई। ये सुनते ही मंगल का चेहरा बिगड़ गया। क्या काम है, बताइए। कुंवर मानिक तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं राज परिवार के किसी आदमी से नहीं मिलना चाहता। अरे, तुमने तो वजह भी नहीं पूछी और सीधे मना कर रहे हो। अब मंगल अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कहा, अपने कुंवर मानिक से कह दीजिए कि मुझे उनसे नहीं मिलना। अब आप जा सकते हैं। ये देखकर रघुनाथ भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कहा, लेकिन मेरी बात तो सुनो एक बार। रात बहुत हो चुकी है, आप जाइए, हमें सोना है। रघुनाथ ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुका और एक बार मंगल के टूटे फूटे घर की तरफ अपनी नजरें घुमाई और कहा, सोच लो, हो सकता है वो तुम्हें कुछ खास इनाम दे दें। वैसे भी तुम्हारे घर को देखकर लग रहा है कि इसे मरम्मत की जरूरत है। ये सुनते ही कांति की आंखें चमक उठी और उसने मंगल से कहा, अरे एक बार बात तो सुन ले इनकी। मंगल ने कांति को आंखें दिखाई और कांति के आंखों की चमक गायब हो गई। रघुनाथ ने एक नजर उन्हें देखा और फिर वहां से चला गया। कांति ने टेबल पर रखी चाय की तरफ देखा जो अब ठंडी पड़ चुकी थी। अगली सुबह राजा प्रताप और दुष्यंत महल के गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। राजा प्रताप ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, दुष्यंत, कल एक बहुत अजीब बात हुई। क्या? कल हमें एक लड़की दिखी जिसका चेहरा यमुना से बहुत मिल रहा था। वो हमें पहले भी स्कूल में दिखी थी और उन्हें देखकर हम बहुत भावुक हो गए थे। तब हम उसका कारण समझ नहीं पा रहे थे, पर अब समझ आ गया है। वैसे चेहरे में इतनी समानता, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? महाराज, इस दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे उस मंगल का कुछ पता चला? खोजबीन जारी है, जैसे ही कुछ पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा। उसका मिलना बहुत जरूरी है दुष्यंत, याद रखना। इतना कहते ही राजा प्रताप को पत्तियों के रौंदे जाने की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही पीछे मुड़े, वहां मानिक खड़ा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मानिक ने सब कुछ सुन लिया होगा? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।